हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिएट जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बेलमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक इसमें थोड़े से अलग हो जाते हैं, लेकिन है बेलमेंट ही। जैसे कि 168, 169 में है फाइंडर ऑफ गुड्स, और इसके साथ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही सेक्शन 71 भी ले रहे हैं, ठीक है। और लीन और उसके बाद प्लेज। तो ये 3 टॉपिक हम कवर कर देते हैं आज। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले का जो बेलमेंट है यानी कि पार्ट 1 है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। आप कॉन्ट्रैक्ट 2 की सारी वीडियोस में देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी कॉन्ट्रैक्ट 2 की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप सपोज़ आपने कोई चीज़ आपको मिल गई, कहीं पे सड़क पे आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपने रख ली, ठीक है। अब वहाँ पे आप एक तरह से बेली का काम करते हैं, तो इसीलिए ये बेलमेंट का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है। और कंट्रैक्ट एक्ट में हमने सेक्शन 71 में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो हम 71, 168 और 169 तीनों को इकट्ठा ही लेंगे। तो 168 और 169 आप निकाल लेना, ठीक है। तो सेक्शन 71 देखिए क्या कहता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स जो है, जिसने जो चीज़ है जिसे मिली है, फाइंडर है, वो वही पोजीशन ऑक्यूपाई करता है जो एक बेली की है अगेंस्ट द ट्रू ऑनर। अब उसकी जो ड्यूटी है ऑफ केयर एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो वही होंगी जो बेली की होंगी, ठीक है। तो इसमें 71 में ही कुछ ड्यूटीज़ वगैरह ऑब्लिगेशन बताए हैं। ही मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स जो उसे मिले हैं उसकी वो केयर करेगा और अपने पर्पज़ के लिए उसे यूज़ नहीं करेगा, सेकंड पॉइंट है। और थर्ड है मिक्स नहीं करेगा अपनी चीज़ों के साथ। और फोर्थ में है कि वो फाइंड आउट करेगा कि रियल ओनर जो है वो कहाँ पे है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ट्रेसपासर की तरह भी उसे आप लाइबिलिटी उसकी लाइबिलिटी उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लाइबिलिटी बन जाती है। और आईपीसी में आपने पढ़ा है इस तरह से क्या होती है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है। और ही मस्ट रिटर्न एनी इंक्रीज इन गुड्स अलॉन्ग विद गुड्स, यानी कि ऐसी गुड्स थी जिसमें कोई इंक्रीज हुआ है तो वो भी आपको लौटाना होगा, ठीक है। सिंपल है। 71 अब हमने पढ़ा है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है। और सेक्शन 168 अब जो कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं, देखिए उसमें क्या बात कर रहा है। 168 अपने बेयर एक्ट में देखिएगा, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स मे स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। क्या कह रहा है, अ फाइंडर मे रिटेन गुड्स अगेंस्ट द ऑनर अंटिल ही रिसीव्स कंपनसेशन फॉर ट्रबल, यानी कि जो उसे ट्रबल हुआ है उसका वो कंपनसेशन उसे ना मिल जाए तब तक वो रिटेन कर सकता है। वर्ड इन पे ध्यान देना, रिटेन, यानी कि वो एज अ लीन, एज अ बेली उसको ले सकता है, ठीक है। आपने बेलमेंट में पढ़ा कि पर्पज़ के लिए देता है और अगर उसे रेमुनरेशन ना मिले तो वो रख सकता है। तो वही बात यहाँ पे है 168 में, ठीक है। यानी कि उस गुड को प्रिजर्व करने में जो आपका खर्चा हुआ है वो आपको देना होगा। और हो सकता है ऑनर को ढूंढने में वो बस से इधर उधर कहीं गया हो तो बस का किराया, ये सब मतलब एक्सपेंसेस में आ गए। When the owner of goods has specific rewards, the finder can sue him for the same। और अगर सपोज कीजिए उसने कुछ ऐसा रिवॉर्ड रखा हुआ था कि हाँ जो जिसको ये मिलेगा उसे मैं ये दूंगा, तो उसके लिए भी फाइंडर जो है उसको स्यू कर सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो एक्सरसाइज लीन ऑन दोज गुड्स फॉर रिवॉर्ड, ठीक है। लीन हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। आगे क्वेश्चन है 169 पे हमने क्वेश्चन बना दिया, दैट व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स में सेल इट, यानी कि उसे कब बेचने का जो है वो राइट मिल सकता है, किसे, फाइंडर को। सेक्शन 169 निकाल अपना देखिएगा बेयर एक्ट में। तो इसमें बात कर रहा है व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, यानी कि देखो कब बेच सकता है,
सेक्शन 169 कहता है दैट फाइंडर मे सेल द गुड्स फाउंड इफ ऑनर कांट विद रीजनेबल डिलीजेंस फाउंड, यानी कि ऑनर मिलता ही नहीं है, आपने बहुत उसे ढूंढने के लिए चीज़ें की, यानी कि आपने एड्रेस पे गए, वहाँ नहीं मिला, आप इधर उधर भटके लेकिन नहीं मिला, आपने अपनी तरफ से रीजनेबल डिलीजेंस मतलब पूरी हिम्मत दिखाई कि आप उसे ढूंढ सकें, लेकिन वो मिला नहीं, तो ये ग्राउंड है किस पे वो बेच सकता है। सेकंड, अगर ऑनर रेफ्यूज़ कर देता है कि लॉफुल जो चार्जेस हैं, यानी कि अगर फाइंडर कहे कि देखो ये मेरा खर्चा आया है इसको रखने वगैरह में, और ऑनर कहता नहीं यार मैं तो नहीं देता, तो उसमें भी वो बेच सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ में है अगर वो पेरिशिंग नेचर की है, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाएगी, वो आप उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, तो भी आप उसे बेच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है अगर जो लॉफुल चार्ज है फाइंडर का, यानी कि उसको रखने वगैरह के में ज़्यादा चार्ज आ रहा है और वो वैल्यू का 2/3 एक्सीड कर गया है, ठीक है, उस गुड सामान था उसकी वैल्यू का 2/3 अगर हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है, तब भी आप बेच सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये बात हो गई 168 169 की। 170 और 171 बात करता है लीन की, ठीक है। लीन क्या होता है? लीन भी बेलमेंट जैसा ही होता है। राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल सम डेट और क्लेम इज सेटल्ड, ठीक है। लीन क्या है देखिए, किसी भी चीज़ को पोजेस कर लेना, उसे रिटेन कर लेना जब तक डेट और क्लेम सेटल्ड ना हो जाए। वेयर द बेली हैज़ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज़ ऑफ बेलमेंट, यानी कि बेलमेंट के, आपने बेलमेंट में देखा किसी पर्पज़ के लिए आप छोड़ के आते हैं चीज़ की, ये पर्पज़ जो है कंप्लीट हो जाए फिर मैं वापस ले जाऊंगा, यानी कि कोई सर्विस। एंड रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बेल्ड, ठीक है। तो अगर वो ओनर मना कर देता है कि नहीं मैं तो तुझे पैसे, सपोज आपने सूट सिलवाया और अब आप मना कर रहे हो नहीं मैं तो इसकी सिलाई के जो स्टिचिंग के पैसे नहीं देता हूँ, तो आप उस चीज़ को अपने पास रख सकते हैं, उसे कहते हैं लीन। एक सिंपल भाषा में आप ना एग्जाम्पल की तरह याद रखना, एग्जाम्पल अगर याद रहता है तो डेफिनेशन बनाने आसानी हो जाती है, अगर इन केस आप भूल भी जाएं तो आप ये जो स्टिचिंग वाला है ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि आप स्टिचिंग के लिए गए, कुछ आपने दिया टेलर को और आप अब मना कर रहे हो कि नहीं स्टिचिंग के तो पैसे मैं नहीं देता, तो वो रख लेगा, ठीक है। इससे आप रखना याद लीन को। तो 170 बात कर रहा है बेलीज पर्टिकुलर लीन। उससे पहले देखिए इसके दो टाइप्स हैं, पर्टिकुलर और जनरल। एज सच लीन डिफाइंड नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर 170 में और जनरल 171 में एक्चुअली इसके टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो टाइप्स हैं लीन के वो हैं 168 में, अभी हम पढ़ के आए हैं। बेलीज लीन अभी हम पढ़ेंगे, और लीन ऑफ प्लेजी और पॉनी आगे है, और लीन ऑफ एजेंट्स 221 एजेंसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहाँ पे लिखे गए हैं ये वो हैं, ओके। तो उसके बाद है पर्टिकुलर लीन, बात करता है 170। क्या होता है पर्टिकुलर लीन? यानी कि एक बेली ने एंटाइटल्ड है ओनली टू उसी चीज़ को लेके, यानी कि आपने सूट दिया और उस सूट के कॉन्टेक्स्ट में ही वो रिटेन कर सकता है, वर्ड आया ना रिटेन पोजेशन, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आप रिटेन कर सकते हो केवल वही प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को रखना जब तक आपको चार्ज नहीं मिल जाता, सिंपल, ओके। अ बेली इज एंटाइटल्ड ओनली टू पर्टिकुलर लीन विच मीन्स राइट टू रिटेन ओनली दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच चार्ज इज ड्यू। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर लीन, आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं कि बेली जो है उसने कुछ सर्विस प्रोवाइड की हो, लेबर और स्किल,
यानी कि उसने आपका सूट स्टिच किया है तो वहाँ पे लेबर स्किल कुछ लगा है, उसका धागा लगा है, उसकी पर्सनल स्किल लगी है, उसका टाइम लगा है, उसकी मेहनत लगी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड, सर्विस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद पर्पज ऑफ बेलमेंट, यानी कि बेलमेंट के तहत ही आपने सर्विस दी थी। सर्विस मस्ट बी विद रिगार्ड टू थिंग बेल्ड, और उस चीज़ को लेकर। सेकेंड पॉइंट है रिगार्डिंग बेलमेंट और थर्ड है रिगार्डिंग थिंग, और फोर्थ में जो है अब आपके पास वो चीज़ है एज अ बेली। ओके, सेकेंड बात करता है जनरल लीन की। जनरल लीन क्या कहता है, देखो इसमें 5 पर्सन्स के बारे में जिक्र, एक कैटेगरी के बारे में जिक्र किया है कि जनरल लीन होता है इनका। बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स, ये सब रिटेन कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स एनी गुड्स बेल्ड टू देम, बट नो अदर पर्सन हैव अ राइट टू रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर सच बैलेंस, यानी कि वही पर्सन कर सकते हैं जो उनके पास बेल में आई है, अनलेस देर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ पर्सन्स का जिक्र है, उनको हम पॉइंट वाइज ले सकते हैं। पर्सन्स का नाम याद रखना, प्रीलिम में आ सकता है, ठीक है, और ये मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर लीन क्या है, लीन के टाइप बताओ, 170 171 आपको डिफाइन करना है। राइट टू होल्ड गुड्स बेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, यानी कि आपने कुछ अकाउंट दिया पर्सन को और उसके बदले में उसने कुछ सिक्योरिटी दी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आ गया जनरल लीन। द राइट ऑफ जनरल लीन इज अ प्रिविलेज एंड इज स्पेशली कन्फर्ड बाय सेक्शन 171 ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ बेली। बेली कौन कौन से हैं, देखिए बैंकर्स। आप बैंक में गए कि जी मुझे इतना लोन चाहिए, वो बोले ठीक है सिक्योरिटी ले आओ, आपने अपने घर के कागज रख दिए, वहाँ पे जनरल लीन हो गया बैंकर्स का। एज आगे मैं थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ, जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड एंड डील्ड विद सेक्शन 171। Attached to all goods and security deposited with them as bankers by a customer or third person on a customer's account, ठीक है, सिंपल अभी बताया आपको। सेकंड है फैक्टर। फैक्टर इज अ मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है, एंड ट्रस्टेड विद पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ हिज प्रिंसिपल फॉर सेलिंग देम, यानी कि प्रिंसिपल है उसका एक मर्केंटाइल एजेंट है, यानी कि वो एंट्रस्ट है कि प्रिंसिपल की जो गुड्स हैं, सामान है, उनको अपने पोजेशन में रख सकता है उनको बेचने के लिए, ठीक है। तो ही इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, यानी कि अब आपके पास पोजेशन है अपने प्रिंसिपल का। अगर प्रिंसिपल आपको कोई अकाउंट या आपके कुछ पैसे नहीं देता है तो आप वो चीज़ें जो एज एजेंट आपके पास आई थी आप उनको रख सकते हैं एज अ जनरल लीन, ठीक है। ही इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ही हैज अ जनरल लीन ऑन द गुड्स ऑफ हिज प्रिंसिपल फॉर हिज बैलेंस ऑफ अकाउंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल। जो मैंने आपको बताई बात, सिंपल वही बात बता रहा है। वारफिंगर्स, वारफिंगर्स सी में जैसे सामान चढ़ाते उतारते हैं तो उससे रिलेट करता है। वार्फ होता है लोजिंग स्टेज alongside a sea river for loading and unloading vessels and over which goods pass in loading and unloading। वार्फ फिंगर कौन है, जो ऑन करता है एक वार्फ को, सिंपल, ठीक है। यानी कि अब आप वार्फ फिंगर हो, आप किसी का सामान वहाँ पे अपनी वार्फ में लोड अनलोड कर रहे हो, तो आपको अगर सही जो आपके पैसे हैं, आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट नहीं दिया जाता है तो आप वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं लोड अनलोड करने की वो आप रख सकते हो, सिंपल। फोर्थ कैटेगरी है अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। सिंपल है, अटॉर्नी है अगर आपने क्लाइंट इंगेज किया है, क्लाइंट पैसे नहीं देता है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं, ओके। An attorney or solicitor who is engaged by a client is entitled to general lien in respect of his client's documents until fee for his professional service and other costs incurred by him are paid।
सिंपल है। लास्ट है पॉलिसी ब्रोकर्स। ए पॉलिसी ब्रोकर्स कौन सा पर्सन है? जो एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करता है। तो वहाँ पे भी आप पैसे रख सकते हैं अगर क्लाइंट ने पे नहीं किया है तो। अ पॉलिसी ब्रोकर मीन्स अ पर्सन हु एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस एजेंट टू अफेक्ट इंश्योरेंस। ही हैज़ अ जनरल लीन अंटिल बैलेंस ऑफ अकाउंट ड्यू टू हिम फ्रॉम ए क्लाइंट हैज़ बिन पेड। सिंपल। उसके बाद है प्लेज। लास्ट टॉपिक है 172 से लेके 179, क्योंकि 180 और 181 तो हमने बेलमेंट में प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो ये 172 से लेके 179 प्लेज बनता है। प्लेज क्या होता है? पॉन भी बोलते हैं इसे, PAWN। ये भी बेलमेंट ही है, ठीक है। with the object that those goods shall serve as a security for payment of debt or performance। यानी कि देखो प्लेज में भी बोला कि बेलमेंट ही है, लेकिन आप एज अ सिक्योरिटी कुछ चीज रख सकते हो जब आपने किसी को उधार दिया है या कुछ परफॉर्मेंस आपने उसके लिए की है, तो आप उसकी जो गुड्स है उन्हें एज अ सिक्योरिटी रख सकते हो, उसे कहते हैं प्लेज। TPA में पढ़ाऊंगी, पूरा आपको बताऊंगी सारा, ठीक है। तो प्लेज क्या है मैंने सिंपल मीनिंग आपको बता दिया। 172 में डिफाइन भी है बेलमेंट ऑफ प्लेजेस, ठीक है। तो इसको A और B हैं। A बेलर है, बेली, और उन्हें ही बोलते हैं पॉनर एंड पॉनी या प्लेजी। मान लो एग्जाम्पल की तरह अगर हम समझें कि A को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, सपोज 1 लाख की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वो B के पास गया कि भाई मुझे मनी लेंडर है B कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। अब B बोल रहा है कि फिर तो भाई कुछ सिक्योरिटी तो दे मुझे, मैं ऐसे कैसे दे दूं अगर तू लेके भाग गया तो वो क्या करता है? ही हैंड ओवर हिज डायमंड रिंग टू हिम। अब वो डायमंड रिंग एज अ सिक्योरिटी दे रहा है फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। वहाँ पे प्लेज क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में, ओके। मीनिंग है 172 में डिफाइंड है, मैंने बता दिया। ए प्लेज इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। 172 में ही पार्टीज का भी नाम पॉनर और पॉनी बोलेंगे, रिटेन कर सकती है गुड, ठीक है। तो मीनिंग हो गया हमारा, पार्टीज हो गई। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स वही होंगे, डिलीवरी होगी ऑफ गुड्स इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बेलर ने बेली को, पॉनर ने पॉनी को दी कुछ गुड्स, ओके। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ये मेरे एज ए सिक्योरिटी हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन का ट्रांसफर होगा, A से B में जाएगी। डायमंड रिंग दी थी तो A के पास थी, B के पास चली गई। पर्पज ऑफ प्लेज इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट एटसेट्रा। पर्पज क्या होगा प्लेज का? सिक्योरिटी रखना, किसके लिए? कि जो पैसे आपने लिए हैं वो आप वापस दे सको, उसके लिए पर्पज ये होगा। पर्पज होगा मेनली सिक्योरिटी का, ठीक है। तीनों हो गए, आप तीनों आराम से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर राइट्स ऑफ प्लेजी। प्लेजी के यानी कि पौनी के क्या क्या राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो सेक्शन वाइज ही चल रहे हैं राइट्स। 173 और 174 बात करते हैं रिटेनिंग की, यानी कि राइट ऑफ रिटेन। प्लेजी हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस but also for interest on the debt and all necessary expenses in respect of possession or preservation of goods। देखिए क्या कह रहा है। पौनी का क्या राइट होगा? यही नहीं कि केवल उधार लिया है जिस बंदे ने, पॉनर ने, तो उसको उसकी जो सामान उसने दिया है, हो सकता है उसको प्रिजर्व करने में उसका खर्चा आए, तो वो भी तो बाद में लेगा। या फिर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस है, ज़रूरी खर्चा करना है उस पर, वो भी तो उससे लेगा। और जो उधार दिया है वो इंटरेस्ट भी लग जाएगा, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो वो इंटरेस्ट भी तो लेगा। तो यही बात कर रहा है 173 की, कि इंटरेस्ट और उसको प्रिजर्व करने में या फिर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं पोजेशन में, तो वो सभी 173 के अंडर में ले लेगा,
ठीक है। उसके बाद है 174। 174 ध्यान देना क्या कह रहा है, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स, यानी कि अब दोबारा ले लिया है और ले लिया है, देयर इज ए प्रिजम्पशन दैट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ओरिजिनल डेट एंड पॉनी मे रिटेन गुड्स टू रिकवर सब्सिक्वेंट एडवांसेस ऑल्सो, यानी कि दोबारा ले लिया है, जो जिस चीज़ पे आपने उधार दिया था पॉनर को और सिक्योरिटी ली थी, उसी सिक्योरिटी आप पे आपने और उधार दे दिया है, तो वो भी आगे आप ले सकते हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में रिटेन कर सकते हैं उस गुड्स को जो दिया गया है, टू रिकवर सब्सिक्वेंट एडवांसेस ऑल्सो। ये बात कर रहा है 174, सिंपल है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इसमें देखिए क्या अलग बात है, ये कहता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो गया है तो वो भी रिकवर करेगा पॉनी। 175 में कहता है पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज्ड। प्रिजर्व करने के लिए गुड्स को कुछ ऐसा खर्चा हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो भी आप रिसीव, ध्यान देना वर्ड पे रिसीव यूज हुआ है। और 173 और 174 में क्या था, रिटेन, रिटेन एज अ लीन, लेकिन यहाँ पे है रिसीव। इसका मतलब क्या है कि पॉनी का अब कोई राइट नहीं है लीन जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे, ठीक है, लेकिन वो स्यू कर सकता है उन एक्सपेंसेस पे, लीन यानी कि रिटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, रिसीव, इसे मार्क कर लेना, ठीक है। थर्ड में है राइट ऑफ सेल। 176 डील करता है सेल से। क्या कह रहा है देखो, इफ पॉनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट परफॉर्मेंस एट फिक्स टाइम ऑफ प्रॉमिस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच गुड्स आर प्लेज्ड, यानी कि पॉनर ने जो कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दिए, परफॉर्मेंस नहीं हुई और फिक्स टाइम था तब तक नहीं दिए, तो आपके पास दो राइट हैं। किसके पास, पॉनी के पास। या तो आप सूट ले आएँ उसके खिलाफ, पॉनर के खिलाफ, कि भैया इसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो वो रिटर्न कर देगा गुड्स को जब पैसे उसको दे दिए जाएंगे कोर्ट में, ठीक है। सेकंड है वो सेल कर दे, पॉनी और प्लेजी में सेल द थिंग प्लेज्ड ऑन गिविंग पॉनर रिस्पॉन्सिबल नोटिस बाय ऑफ सेल, ठीक है, सिंपल। फोर्थ में बात कर रहा है, ये राइट चल रहे हैं पॉनी के, राइट्स अगेंस्ट ट्रू ऑनर व्हेन पॉनर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, यानी कि सपोज कीजिए पॉनर ने वो प्रॉपर्टी थी या गुड्स था जो भी, उसका पोजेशन लिया 19 या 19A के तहत वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वॉइड रहता है जब तक आप उसे वॉइड नहीं करते, यानी कि फ्रॉड, कोअर्शन, कुछ इस तरह से करके उसने मान लो प्रॉपर्टी ले ली और अब उस प्रॉपर्टी को दे दिया प्लेज में, किसको, पॉनी को, कि ले भाई इसके बदले मुझे ऐसे ऐसे कुछ पैसे चाहिए। तो ये कह रहा है 178A कि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था, किसे, पॉनी को, कि ऐसे ऐसे उसने जो है डिफेक्ट ऑफ टाइटल है और उसका जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रॉपर्टी उसके पास आई है, अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था तो आपके पास, आप एक्वायर कर सकते हो उस गुड्स का टाइटल जो है आपके पास, मतलब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप एक्वायर करते हो एक गुड टाइटल टू गुड्स, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं था, आप गुड फेथ में काम कर रहे हो, कौन, प्लेजी या पॉनी, ओके। व्हेन द पॉनर हैड obtained possession of goods pledged by him under a contract which is voidable under 19 और 19A, यानी कि फ्रॉड, कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह, बट कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसाइंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज, यानी कि तब तक वो रिसाइंड नहीं हुआ था, वॉइड नहीं हुआ था। पॉनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल टू गुड्स, मैंने अभी आपको बताया, प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ, पहली कंडीशन, एंड दूसरी विदाउट नोटिस ऑफ पॉनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल, उसे पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे इसने घपला किया हुआ है, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर राइट्स ऑफ पॉनर। अब पॉनर के तो बहुत ही कम राइट हैं,
एक तो ये कि राइट टू बैक गुड्स, यानी कि अगर पूरा हो गया है, रीपेमेंट हो गई है लोन की, तो अपनी जो उसने सामान दिया था एज ए सिक्योरिटी वो वापस ले ले। ठीक है। राइट टू रिडीम गुड्स, सेक्शन 177 निकाल लेना, डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। क्या कह रहा है देखो, डिफॉल्टिंग पॉनर्स यानी कि आपने कुछ डिफॉल्ट कर दिया फिर भी आप रिडीम कर रहे हो। ठीक है, आपने पैसे नहीं दिए, आप फिर भी रिडीम कर रहे हो, ये बात कर रहा है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है डिफॉल्टिंग पॉनर। Pawner has a right to redeem goods pledged, take back the goods from the pawnee in certain cases as laid down in section 177. If time is stipulated for payment of debt or performance of promise for which pledge is made and pawner if makes default, तभी तो default pawner कहा यहाँ पे, डिफॉल्ट कर दिया, नहीं पैसा दिया, तब भी वो रिडीम कर सकता है किसी भी टाइम पे सेल होने से पहले। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है आपने सपोज नहीं दिया और सेल का टाइम आ गया, एक्चुअल सेल से पहले पहले आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। 177 आपको ये पावर दे रहा है, आपको राइट दे रहा है। ठीक है, उस केस में आपको जो खर्चा है बाद वाला वो भी देना होगा, यानी कि टाइम भी निकल गया, सपोज स्टिपुलेटेड एक फिक्स टाइम था और आपको पैसे देने थे वो भी निकल गया, स्टिल आप रिडीम कर सकते हो गुड्स को सब्सिक्वेंट टाइम पे, बट ही मस्ट उस केस में पे करेगा इन एडिशन एनी एक्सपेंसेस विच हैव अराइजन फ्रॉम हिज डिफॉल्ट, यानी कि उसके डिफॉल्ट से जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो भी आपको अब पे करना होगा। तो 177 एक अच्छा राइट दे रहा है डिफॉल्ट पॉनर को सॉरी। और सेकंड में है राइट टू बैक गुड्स ऑन रिपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि लोन इंटरेस्ट दे दिया तो सिंपल तो आप ले ही सकते हैं, आपने चुकता कर दिया सारा और उसके बाद अपनी सामान जो है वापस ले सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट है 178 179, इन पे कुछ क्वेश्चन नहीं बना इसलिए मैंने इनको समझाने के तौर पे ऐसे ही उठा लिया है। 178 बात कर रहा है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, अ मर्केंटाइल एजेंट कैन मेक अ प्लेज बाइंडिंग ऑन ऑनर ऑफ गुड्स। ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट सिंपल अभी हम पढ़ के भी आए हैं पहले कि प्लेज कर सकता है बाइंडिंग ऑन ऑनर ऑफ गुड्स की, यानी कि जो एजेंट है वो अपने किसी लोन के लिए चीजें दे दे, किसकी, ऑनर की, ये वो बात कर रहा है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, एजेंट मस्ट हैव एक्वायर्ड पोजेशन विद ऑनर्स कंसेंट, यानी कि ऑनर ने उसे कंसेंट दिया हुआ है, जा भाई तू अपना लोन वोन ले सकता है। ठीक है, ही मस्ट एक्टिंग इन हिज यूजुअल कैपेसिटी ऑफ अ मर्केंटाइल एजेंट, और वो प्रॉपर एक मर्केंटाइल एजेंट व्यापारी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। प्लेजी मस्ट हैव नो रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट ऑनरशिप, और प्लेजी का जो ग्राउंड है उसको कुछ नहीं पता कि एजेंट ने दिया उसको, उसे अब कुछ नहीं पता कि ये ओनर है या कोई और ओनर है या ये एजेंट है, उसको कुछ नहीं पता इस बारे में, ये बात कर रहा है। थर्ड, अगर वो सस्पेक्ट करता है फिर भी दे रहा है और बाद में अगर वो लूज कर देता है फिर तो वो अनऑथराइज्ड हो जाएगी प्लेज, क्योंकि आपको तो पता था फिर भी आपने कोई स्टेप नहीं लिया उस चीज़ को लेके, इसीलिए कह रहा है प्लेजी को जो है कोई ऑनरशिप के रिगार्डिंग सस्पेक्ट नहीं होना चाहिए या अथॉरिटी के रिगार्डिंग कि इसकी अथॉरिटी है या नहीं, उसको डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई। तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट है, अब वो एजेंट भी प्लेज करवा सकता है, प्लेज उधार ले सकता है, गुड्स दे सकता है किसके, ऑनर के, उसकी कंसेंट के साथ। और 179 सिंपल एक बात कह रहा है कि प्लेज वेयर पॉनर हैज़ ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, जहाँ उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, यानी कि किसी गुड्स को लेके जो वो प्लेज कर रहा है लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो उतना ही प्लेज वैलिड हो गया जितना उसका इंटरेस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं, सिंपल। ठीक है, तो हमारा ये अब क्लियर हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट 2 में केवल एक टॉपिक रहता है एजेंसी, तो वो नेक्स्ट हम एजेंसी को ही कंप्लीट कर देंगे, एक में नहीं हुआ तो 2 पार्ट में उसे कवर करेंगे, सेक्शन 182 से लेके 238, कॉन्ट्रैक्ट 2 हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो सो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।